पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। गठबंधन का दूल्हा कौन है? अभी तक आज 5 महीना हो गया। मैं विपक्षी पार्टी के लिए उनके पास कोई दुल्हा नहीं है, मैं दुल्हा दिखाना चाहता हूँ। ये है दुल्हा, ये हमारे दुल्हा। 2024 में मैं फिर से दोबारा मैं बीजेपी को ही देखना चाहता हूँ। 2024 में लहर क्या सुनामी आने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी की। जो पर डे हिंदुस्तान में 37 किलोमीटर हाईवे बन रही है, क्या ये विकास नहीं है? इंडिया में IIT की जो संख्या थी वो 7 थी, आज की डेट में है 14 है। पहले एम्स कितनी थी? तो एम्स की संख्या थी 11 थी, आज की डेट में 27 है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कितनी थी? 34, आज की डेट में 86 है। ये अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नैदानी पर, तुमने जमीर को बेच दिया केवल और बिजली पानी पर। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और इसी बीच दोनों पार्टियां अपने गठबंधन को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को हराकर अपनी जीत हासिल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस पूरे जो जितना भी प्रकरण है इसकी जानकारी हम लगातार आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते आ रहे हैं। तो आज फिर हमारे साथ में नए चेहरे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। क्या नाम है सर? गौरीशंकर भारद्वाज। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री चुना जाना है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आने वाली है इस बार? सरकार यही रहेगी यथास्थिति, ना कोई चेंज नहीं होना है। हाँ जी। भाजपा कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रहा है, जो बोला वो किया। जो उसने बोला था वो करीब सारा काम किया है और 1-2 काम बाकी है तो वो कर रही है। विपक्षियों का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी है इस सरकार में। तो 2014 पहले ये सारे DC नहीं थे, कलेक्टर नहीं थे, उस टाइम पे भी बेरोजगारी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कोई भी सरकार आएगी। कोई कार्य गिनवाना चाहेंगे आप इस सरकार के? हाँ जी। आप बड़े खुश हैं इस सरकार से, कोई काम गिनवाना चाहेंगे? बिल्कुल गिनवा देंगे। कितना काम चाहिए आपको? पहला काम राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या वाला 500 साल से वो लगड़ पट्टी में पड़ा हुआ था। राम मंदिर जनता को खाने को देगा सर? दे रहा है, अच्छा, दे रहा है। एक यात्रा धाम होता है या कोई भी पर्यटन स्थल होता है ना, शिमला है तो क्या है वहीं दूसरा कुछ है, पर्यटन स्थल हो गया तो वहीं लोग उसी से खा रहे वर्षों से। ये आप जाओ मसूरी में चले जाओ, वो भी पर्यटन स्थल है। तो जैसे आप उज्जैन चले जाओ तो सब जगह वो, आप रामेश्वर जाओ तो वो सब उसी से खा पी रहे, उसे वो एक उद्योग है, पर्यटन है। वो जनता रोजगार मांग रही है। जनता रोजगार मांग, रोजगार मिल रहा है? किसको रोजगार नहीं मिल रहा? जिसको करके खाना है उसके लिए बहुत रोजगार है, जिसको करके नहीं खाना, सरकारी कुर्सी तोड़नी है, उसके लिए रोजगार नहीं है। 2024 में मैं फिर से दोबारा मैं बीजेपी को ही देखना चाहता हूँ। वजह एक सनातनी होने की वजह से, जो बीजेपी का जो एक सबसे पुराना एजेंडा था राम मंदिर का, और ये खुशी की बात है जो बीजेपी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है जो वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर बन रही है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत अत्यधिक खुशी है। दूसरी बात, अगर मंदिर और मस्जिद की बात ना करें, फिर भी अगर मैं विकास की बात करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, जो पर डे हिंदुस्तान में 37 किलोमीटर हाईवे बन रही है, क्या ये विकास नहीं है? पहले 2014 से पहले दिल्ली में इंडिया में IIT की जो संख्या थी वो 7 थी, आज की डेट में है 14 है। पहले एम्स कितनी थी? तो एम्स की जो संख्या थी 11 थी, आज की डेट में 27 है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कितनी थी? 2014 से पहले 34, आज की डेट में 86 है। तो ये विकास हुई है। विकास के नाम पे भी अगर मैं वोट देना चाहूँ, हाँ, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करना चाहूँ, पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितनी थी? 37, आज की डेट में कितना? 108 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो विकास हुआ है हिंदुस्तान में। विकास के नाम पे अगर मैं वोट देना चाहूँ तो बीजेपी को ही वोट लेकर दूंगा। बाकी राज्यों में जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में, वहाँ पर बीजेपी क्यों असफल हो जा रही है? देखिए, कहीं सफलता और असफलता ये दोनों का एक दूसरे की पहलू है। ये कोई शोले फिल्म का तो सिक्का है नहीं जो दोनों पहलू एक ही जैसा होगा, कहीं सफलता भी मिलेगा कहीं असफलता भी मिलेगा, ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन अगर सेंट्रल में अगर देखें, देश में देखें, विकास की बात देखें, पहले आए दिन कहीं ना कहीं बम धमाके हुआ करती थी, अब नहीं हो रही है। पहले हिंदुस्तान की सेना की सीमा पे क्या सुरक्षा थी, क्या सिक्योरिटी थी? हमारे सेना को गर्दन काट कर पाकिस्तानी सेना फुटबॉल खेलते हुए लेकर जाता था। आज की डेट में देखिए, एक बार अगर एक गोली चलाने पे हम घर में घुसकर सर्जिकल अटैक करते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी मजबूत हुआ है और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो भी मजबूत हुआ है। सर, विपक्षी नेता जो हैं,
विपक्षी दल तो कह रहा है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, गठबंधन तैयार किया गया है। गठबंधन तैयार किया गया, बात मानते हैं, लेकिन ये बोलो कि उसका दुल्हा कौन है? गठबंधन का दुल्हा कौन है? अभी तक आज 5 महीना हो गया, अभी तक दुल्हा नहीं घोषित किया। कई बड़े नेता है सर गठबंधन में, कौन है बड़ा? तो लगातार लाइन में प्रधानमंत्री बने। हाँ भाई, इसमें ये वही तो झगड़ा हो रहा है। वो ममता कह रही कि मैंने इतना चोरी किया, मैं दूल्हा बनूंगी, मतलब प्रधानमंत्री। तो वो ये कह रहा है राहुल को मैंने तेरे से ज़्यादा चोरी की है, मैं बनूंगा। तो दूसरी बात केजरीवाल बोलता है मैंने तो क्या 5 साल में इतना घोटाला कर दिया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो तो अभी हिसाब किताब में लगे हुए हैं, वो कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? अभी नीतीश कुमार जी भी लाइन में है क्या? हाँ, वो उसकी बात तो छोड़ दो। 5 सीट आने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता है, 300 सीट चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या कहेंगे सर? मैं विपक्षी पार्टी के लिए उनके पास कोई दुल्हा नहीं है, मैं दुल्हा दिखाना चाहता हूँ। ये है दुल्हा, ये हमारे दुल्हा, ठीक है। विपक्षी पार्टी इनको दुल्हा बनाकर खड़ा कर दे और उसके बाद इलेक्शन लड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जब देश आज़ाद हुई थी तो 2 लोगों को कुर्सी चाहिए था, एक मोहम्मद अली जिन्ना था और दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और इस चक्कर में हमारे देश का 2 टुकड़ा हो गया। आज की डेट में टोटल 28 पार्टी का ये गठबंधन बनाया, और ये अगर इन लोगों को अगर हम वोट करें तो हिंदुस्तान के 26 पार्टियां मिलकर, हाँ, तो ये कई देश की कई टुकड़े कर दिया, 2 और बढ़ गया, 28 हो गया। तो इसलिए तो इन लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री चुना जाना है। क्या लगता है आपको कौन प्रधानमंत्री बनने योग्य है आपकी नज़रों में? अभी नरेंद्र मोदी के अलावा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर ऑप्शन दिखेगा नहीं दिख रहा है सर ऑप्शन, इतने बड़े बड़े नेता है, गठबंधन तैयार किया गया है। गठबंधन में मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसको मैं समझूँ, किसको मैं प्रधानमंत्री के दायित्व समझ। चलो ठीक है, आपने अखिलेश यादव को समझता हूँ, 5 सीटों से कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? लोकसभा में उनके पास 5 ही तो सांसद है ना अभी। अगर अगला चुनाव होता भी है 2024 में तो कितनी सीटें जीत सकते हैं? वो तो कह रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें जीत के आएंगे उत्तर प्रदेश से, पर नहीं जीते। अब सेम लोकसभा का भी वही गाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम 80 सीटें पूरी जीतेंगे, 80 सीटें पूरी जीतेंगे। तो कहाँ जीतेंगे? 5 सीटों से 80 पे कैसे चले जाओगे? और चले भी जाओगे, मैं कहता हूँ चलो आप 15-20 सीटें जीत भी जाओगे, तो क्या आपको लगता है केजरीवाल आपको प्रधानमंत्री बनने देंगे? नीतीश कुमार आपको प्रधानमंत्री बनने देंगे? अगर ऐसा होता तो शायद मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री बन जाते ना, जब उन्होंने लालू यादव ने नहीं बनने दिया था। याद हो शायद, राजनीति के एक समय हुआ था ना यही, तो वही होगा समय, वही ये गठबंधन बन जा रहा है। सवाल बार बार कहते हैं कि कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, केजरीवाल जी भी इस दौड़ में। आप केजरीवाल जी को इस प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन से स्थान पर देखते हैं? 7 लोकसभा सीटों से प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएंगे। दिल्ली तो है आपके पास, आप दिल्ली में से वो भी आपके पास सांसद एक भी नहीं है। राजधानी संभाल रहे हैं, वो कैसी बात कर रहे हैं? राजधानी कहाँ संभाल रहे हैं, कहाँ संभाल रही है? मुझे भी तो दिखाओ। आपके मंत्री जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, सत्ता में होके आपके मंत्री जेल में जा रहे हैं। चलो आप विपक्ष में होते तो जेल में जाते तो समझ में भी आता कि आप सत्ता से बाहर बैठे हो, आप सत्ता में होके आपके मंत्री जा रहे हैं घोटालों में, हैं? तो कैसे आप देश संभाल रहे हो? देश तो छोड़ो, आप एक राज्य नहीं संभाल रहे हो, देश कैसे संभालोगे? ममता बनर्जी को कैसे समझ जाऊं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी? मैं किसको बोलूं, किसको? एक तो वो केजरीवाल के लिए मैं कहना चाहूँगा, भारत माता शीर्षक रही है तुम सबकी नायदानी पर, तुमने जमीर को बेच दिया केवल और बिजली पानी पर। तो ये लोग बिजली और पानी पर बेच दिया। दूसरी बात, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की जितने भी राजनेता हुआ है, इतना यू टर्न लेने वाला आज तक हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में कोई नहीं हुआ है। जितना इसके गर्दन पे किसी ने हाथ रख के कहा था जो तुम एफिडेविट दो, जो मुझे सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, इसने खुद अपनी मर्जी से लिख कर दिया था। उसके बाद लेते लेते सारी सरकारी सुविधा लिया। सर 2024 में भी लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है आपको कि किसकी लहर इस बार आने वाली है? 2024 में लहर क्या, सुनामी आने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी की। और वो इसलिए आने हैं कि उन्होंने पिछले 9.5 साल में जो देश की जनता के लिए हित में काम किए हैं, जैसे जो 1963 में ही आज़ादी के ठीक 15 साल बाद ही महिलाओं के लिए शौचालय हो जाने चाहिए थे, वो मोदी जी ने आगे 2014 में बनाए। गैस सिलेंडर के लिए लोगों को बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, आज उन्होंने देश में 12.5 करोड़ गैस चूल्हे बांटे हैं, और कम से कम भी शौचालय 12.5-13 करोड़ बनाए हैं महिलाओं के लिए। तो ये इज्जत कर एक छोटी बात नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं। गैस सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया। हमने तो वो दौर भी देखा है कि क्या महंगा पहले नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने कितने का छोड़ के गए थे आपको पता है? 970 रुपये का। अच्छा, उससे पहले 1170 का भी हो गया था। फिर जब सरकार उनके जाने को हुई थी ना, तब उन्होंने 200 रुपये कम किए थे। इसलिए महंगाई नहीं है, और महंगाई उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनको उज्ज्वला योजना मिले, उनको आज भी 600 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। उसके बाद देश की सेनाओं के पास पूर्व के प्रधानमंत्री क्या कहते थे
कि पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। मैं सेना के लिए हथियार कहाँ से खरीदूँ? आज सेना के पास हथियार भी हैं, इतने उन्नत किस्म के हथियार हैं कि वो किसी भी देश को आंख दिखा सकते हैं। आज किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ देख ले। आतंकवादियों का सफाया, 270 का हटाना, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस देश में मोदी जी की है, देश की मुस्लिम महिलाएं जो 50% हैं मुस्लिमों की आबादी की, उनके जो 3 तलाक का मुद्दा था उसको ख़त्म किया। विपक्षियों का कहना है कि बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में। अच्छा, बेरोजगार वो लोग हैं जो अपनी खानदानी पार्टियां चला रहे थे, जो पब्लिक को ठग रहे थे, अब उनके व्यापार बंद हो गए, क्योंकि मोदी जी ने जो जितनी योजनाएं किसान मजदूर के लिए लागू कर रखी हैं, उनको CBT की माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आ जाता है। बिचौलिया ख़त्म हो गया। पहले एक ही परिवार में 10 कनेक्शन होते थे गैस के, और वो 9 की सब्सिडी खाते थे, लोगों को ब्लैक में बेचते थे, वो उनका मुद्दा बंद हो गया। एक ही परिवार का आदमी 3-4 जगह से पेंशन ले रहा था, निगम पार्षद के अलग, MLA के अलग, MP के अलग, वो उनकी बंद हो गई। आधार कार्ड से अटैच होने के बाद उनको एक ही पेंशन मिल रही है, वो बेरोजगार हो गए। जिनको कमीशन मिल रहा था योजनाओं में, वो बेरोजगार हो गए। मैं राजस्थान का किसान हूँ, मेरे बायोडाटा ले लेना, मैं राजस्थान का किसान हूँ। इन्होंने वहाँ किया था 1, 2, 3, 10 दिन में कर्जा माफ। उस 10 दिन के कर्जे माफ के चक्कर में राजस्थान के 19,700 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। जो ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, गहलोत सरकार में 19,716 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। कर्जे माफी के चक्कर में वो पैसा जमा नहीं कराते गए, बैंक ने उसे प्लेंटी जोड़ के ब्याज पे ब्याज कर दिया, किसानों के पास पैसा नहीं हुआ, वो जमीनें नीलाम हो गई। ये किसान का हित किया उन्होंने, ये किसान का हित किया। मजदूर का हित किया है, मजदूर का हित किया है। भोपाल गैस कांड, उसमें मजदूर मरे थे, और देश के प्रधानमंत्री अपना स्पेशल विमान भेज के उस कंपनी के मालिक एंडरसन को विदेश भेजते हैं। ये मजदूरों का भला किया है। बीजेपी को कोई नहीं उखाड़ सकता। मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार क्यों मोदी जी की सरकार आएगी? और अन्य नेता इतने बड़े बड़े नेता। मैं बता रहा हूँ बेटे, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का विकास लाएगा मोदी जी को। मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है, इंडिया में तो उनके कोई मुकाबले का है ही नहीं। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, आज विश्व गुरु हैं। सारा वर्ल्ड मोदी जी के पीछे पीछे खड़ा होता है। तो फिर अन्य राज्य जो हैं उनमें सरकार कहीं ना कहीं फेल क्यों हो जाती है? जैसे बात करें MP, राजस्थान में अशोक गहलोत को बहुत पसंद किया जा रहा है। स्टेटों की और बात होती है, वहाँ का और हिसाब किताब है। सेंटर में मोदी जी ही आएंगे। सेंटर में स्टेट की कई प्रॉब्लम होती हैं, जो उनका हल हो जाता है वो वहाँ कवर कर लेते हैं। लेकिन सेंटर में हमको सिर्फ मोदी जी ही चाहिए, दबंग नेता चाहिए, दबंग। बीजेपी में सारे दबंग नेता है, विपक्ष में कोई दबंग नेता दिखाई देता है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। जनता के विचार आपने सुने, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल दर्पण से। धन्यवाद।